2024 लोकसभा चुनाव से पहले बहुत कुछ होना बाकी है। एक जनसत्ता की खबर मैं देख रहा हूं जिसमें उद्धव ठाकरे और सुप्रिया सुले ने, उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता हैं जो उद्धव गुट है, और सुप्रिया सुले जो एनसीपी की नेता है जो पवार के गुट हैं, शरद पवार गुट है। उसने खुला ऑफर दिया है नितिन गडकरी को कि आप हमारे साथ आइए और हमारे पार्टी के टिकट से चुनाव लड़िए। दरअसल पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं है। लगातार खबरें आ रही थी कि नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। उनके कई सारे बयान को भी उनसे जोड़ा जाता रहा है। तो क्या नितिन गडकरी बगावत करेंगे? ये सबसे बड़ी कयासबाजी है। दूसरी सबसे बड़ी कयासबाजी है कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी? क्या सोनिया गांधी चाहती है? दो तस्वीरें शेयर की जा रही है। वैसे ये तस्वीरें कर्नाटक की है। 2019 से ठीक पहले जब कर्नाटक में बीएसपी और जेडीएस का गठबंधन था और सरकार बनी थी कांग्रेस के साथ समर्थन से, जेडीएस कांग्रेस और बीएसपी के एक विधायक उसमें मंत्री भी बने थे, उस समय की तस्वीरें शेयर की जा रही है। कल कुश अम्बेडकरवादी ने भी जिस तरह से ट्वीट किया, इसका मतलब है कि क्या अभी तुरूप का पत्ता चला जाना बाकी है और क्या इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो, जैसी आचार संहिता लगे, उसके बाद बड़ा खेल हो सकता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब में बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हो सकती हैं? इस सवाल को बल इसलिए भी मिलता है कि अखिलेश यादव ने 27 टिकट अपने घोषित करने के बाद ब्रेक कर रखा है। अब वो आगे ऐलान नहीं कर रहे हैं। 17 टिकट कांग्रेस के पाले में है जिसकी बात हो रही है। तो फॉर्मूला क्या होगा वो आगे बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2024 चुनाव को लेकर जहां बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है, कहा जा रहा है कि बीजेडी से भी गठबंधन हो सकता है, जबकि बीजेपी का एक नेता खुद बीजेडी में शामिल हो गया। टीडीपी से गठबंधन की बात लगभग दक्षिण में बीजेपी की तय हो चुकी है। तो बीजेपी के गठबंधन करने से विपक्षी दल को भी लगता है कि जब बीजेपी जो सत्ता में है, सबसे ज्यादा राज्यों में है, वो गठबंधन पर ध्यान दे रही तो हमें भी देना चाहिए, और उसमें सबसे बड़ा गठबंधन है। पत्रकार वेद क्या कहते हैं कि अगर बिहार और यूपी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती, मुकेश सहनी और चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तो बिहार यूपी में बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाएगी। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से लगातार जेएमएम के लिए सिंपैथी की लहर चल रही है, वहां भी बीजेपी कमजोर हुई है। तो बिहार, यूपी और आपको बता दें कि झारखंड, इन तीनों राज्यों को मिला दे तो सीटों का आंकड़ा जो है वो 80 सीटें यूपी में है, 40 सीटें बिहार में है। तो 40 और 80 120 सीटों का आंकड़ा है। 14 सीटें झारखंड में है, 134 सीटों का आंकड़ा बैठता है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि बंगाल में, उड़ीसा में उसकी पहुंच बढ़े, केरल में, तमिलनाडु में, वहां से सीटें निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि इस बार उसका नुकसान हो रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, वहां 7 सीटें थी, वहां नुकसान हो सकता है। राजस्थान में पूरा सीटें जीती थी, क्या वो जीत पाएंगे? हरियाणा में 10 सीटें जीती थी, क्या वो जीत पाएंगे? छत्तीसगढ़ में पूरी सीटें जीती थी, क्या वो जीत पाएंगे? मध्य प्रदेश में भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया था, क्या वहां वो जीत पाएंगे? ये सारे सवाल है कि 100% प्रेशर है, दबाव है बीजेपी पर। नए राज्यों में वो अपना मौका देख रहे हैं, लेकिन अगर यूपी, बिहार और झारखंड में उसको डेंट लगता है तो बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन सबसे बड़ा डेंट अगर बीजेपी को लगने की, फायदा आपको पूरा टीवी अखबार बता रहा है, वो बात तो हो सकती है, लेकिन मैं वो बता रहा हूं जहां बीजेपी को डेंट हो सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र में सोचिए, महाराष्ट्र में अगर जिस तरह से शिवसेना और एनसीपी, शरद पवार गुट, शिवसेना जो उद्धव गुट है, और उसके बाद कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बामन मिश्राम ने भी समर्थन का ऐलान किया है, तो वहां डेंट लग सकता है, बिहार में डेंट लग सकता है। ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर नितिन गडकरी एक बड़े फैक्टर हैं, और इससे पहले भी गौतम गंभीर ने मना कर दिया था कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। उमा भारती ने अभी चिट्ठी लिख दी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उसके बाद जयंत सिन्हा ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पवन सिंह जो एक कलाकार हैं भोजपुरी के, उन्होंने आसनसोल से मिला हुआ टिकट वापस कर दिया। उसके बाद यूपी से एक सिटिंग सांसद ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उसके बाद नितिन गडकरी अगर विपक्ष के खेमे में जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा डेफिसिट होगा, बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा इंडिया गठबंधन को हो सकता है कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में आती हैं
और उनको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया जाता है तो ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि इससे सीधा सीधा कांग्रेस को फायदा तेलंगाना में हो सकता है, कर्नाटक में हो सकता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तो होगा ही होगा। तो फॉर्मूला ये बनाया जा सकता है कि अगर अखिलेश यादव जीत करते हैं कि हमें 60 सीटों पर या 50 सीटों पर चुनाव लड़ना है तो 30 सीटें बचती है, कांग्रेस वहां 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और अपने कोटे की सारी सीटें बीएसपी को दे दे तो 25 का मामला पहुंचता है, 25 सीटें। उसके बाद 2-2 सीटें गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, ये तमाम जो राज्य हैं वहां बीएसपी का अपना कैडर बेस वोट है, हरियाणा में कैडर बेस वोट है और इस तरह से 10 सीटें और अगर और दूसरे राज्यों में 1-1, 2-2 सीटें अगर बीएसपी को दी जाती है तो वो आंकड़ा उनके हिसाब से 35-30 सीटें पहुंच सकती है। और उसके बाद बीएसपी को भी पता है कि बगैर गठबंधन चुनाव निकालना मुश्किल है, तो इस तरह से बीएसपी के पास भी लगभग 40 सीटों का आंकड़ा पहुंच सकता है और वो यूपी बिहार में भी उनको 1-2 सीटों 1 सीटें 2 सीटें दी जा सकती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। लेकिन अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती से गठबंधन होता है तो 2 चीजें बड़ी बात होगी। एक तो इस देश में पंजाब में देख लीजिए कि 40% के करीब दलित समाज का अपना वोट है और देश भर में 15% के आसपास उनकी अपनी संख्या है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आगे रखकर एक बड़ा मोरल चुनाव हो सकता है कि वो शेड्यूल कास्ट समाज से आती है। अब तक इस देश में कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है और उसमें भी दलित प्रधानमंत्री और महिला के तौर पर। सोचिए आज महिला दिवस है, विश्व महिला दिवस है और लगातार इस देश में सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, फैटर्निटी और संविधान बचाने के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी समाज ने लड़ाई लड़ी है, सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो दलित समाज है और इस वजह से वो डिजर्व करते हैं कि इस बार जो अगला प्रधानमंत्री हो इस देश में वो दलित समाज से हो और खासकर अगर दलित महिला हो तो ये शानदार बात होगी। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है, एक कुशल प्रशासक रही हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। मायावती के विरोधी भी मानते हैं कि वो एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर हैं और सबसे बड़ी बात जिस तरह से उन्होंने यूपी में एक बार मुख्यमंत्री फुल फ्लेज रही, वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी लेकिन 5 साल एक बार सरकार चलाया और उन्होंने तीनों काम किए। उन्होंने यूपी को मॉडर्नाइज भी किया, आधुनिकीकरण भी किया, एक्सप्रेसवे पहला हिंदी पट्टी में, पूर्वांचल में पहला एक्सप्रेसवे हिंदी पट्टी में एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र में था लेकिन यूपी में दिल्ली को आगरा से जोड़ा, एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट दिया, फॉर्मूला 1 बनाया। आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो मायावती जी ने गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी हो या लखनऊ का मुख्य बधिरों का यूनिवर्सिटी हो, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए। तो सरकारी स्कूल हो, सरकारी अस्पताल हो, सरकारी कॉलेजेस हो, उसके बाद उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर को भी ग्रेटर नोएडा को बसाने का उनको क्रेडिट जाता है। महापुरुषों के सोशल जस्टिस की लड़ाई को भी उन्होंने आगे बढ़ाया, फूले, पेरियार, अंबेडकर के नाम से जिस तरह से पार्क बने, तो ये तमाम चीजें जो है वो मायावती के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान पढ़ते लिखते जा रहे हैं उनको लग रहा है कि मायावती जी एक बड़ी माइलस्टोन है। तो 2024 में अगर इंडिया गठबंधन में वो आती हैं तो ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा और बीजेपी के पास शायद ही इसका कोई काट हो। तो ये बड़ी खबर है अगर ऐसा होता है तो, जिसके कयास जो है अटकलबाजियां लगाई जा रही हैं। लेकिन एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता लिख रहा है सोशल मीडिया पर कि क्या तब तक चुनावों की तारीख घोषणा नहीं होगी जब तक अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं होंगे। मैं फिर कह रहा हूं अभी बहुत खेल बचा हुआ है और अधिसूचना जारी होने के बाद, आचार संहिता लागू होने के बाद गठबंधन की राजनीति और तेज होगी और कई सारे लोग आपको इधर उधर जाते हुए दिखेंगे। मान्यवर साहब ने कहा था कि मजबूत नहीं, लोकतंत्र में मजबूर सरकार चुनिए, मिलीजुली सरकार चुनिए, उसमें समाज का, देश का, वहां के नागरिकों का ज्यादा भला होता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।